नमस्ते, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आपके साथ हूं मैं सोनल दहिया। G20 को लेकर दिल्ली पूरी तरह से तैयार है। मेजबानी के लिए भारत कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाह रहा है और इस बुलेटिन में भी हम बात करेंगे कि सुरक्षा के लिहाज से किस तरह के इंतजामात दिल्ली में किए गए हैं। दिल्ली को एक ऐसे किले में तब्दील कर दिया गया है जिसकी सुरक्षा में कोई चूक ना हो। जी हाँ, दिल्ली में सुरक्षा का चक्र और इसका चक्रव्यूह अभेद्य है। आपको मालूम है ये सब G20 समिट के लिए है, जो कि 9 और 10 सितंबर यानी शनिवार रविवार को है। 18 देशों के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, यूरोपियन यूनियन के डेलीगेट्स और 9 गेस्ट कंट्री के राष्ट्राध्यक्ष दिल्ली में रहेंगे। ये पहला मौका है जब इतने वर्ल्ड लीडर्स एक साथ भारत आ रहे हैं। यही वजह है कि पूरी दिल्ली को हाई अलर्ट पर रखा गया है। दिल्ली पुलिस के 50,000 जवान, NSG, CRPF, CAPF और आर्मी के करीब 80,000 जवान, बुलेट प्रूफ गाड़ियां, एंटी ड्रोन सिस्टम, एयर डिफेंस सिस्टम, फाइटर जेट राफेल, एयरफोर्स और सेना के हेलीकॉप्टर्स, हवा में 80 किलोमीटर तक मार करने वाली मिसाइल, चेहरा पहचानने वाले कैमराज, यानी सुरक्षा बेहद चुस्त है। किसी भी मुश्किल चुनौती का सामना करने के लिए बहुत ही बारीकी से प्लानिंग की गई है। विदेशी मेहमान जिन होटल्स में ठहरेंगे, वहां DCP रैंक के एक अधिकारी कैंप कमांडर के तौर पर तैनात रहेंगे। एयरपोर्ट, होटल्स, समिट के वेन्यू, भारत मंडपम और वर्ल्ड लीडर्स के आने जाने के दौरान सुरक्षा के सभी मानकों का ख्याल रखा गया है। तो G20 को लेकर दिल्ली में सुरक्षा के जबरदस्त इंतजामात हैं और इसी पर हमारे सहयोगी की एक खास रिपोर्ट है। 9 और 10 सितंबर को G20 शिखर सम्मेलन शुरू होने जा रहा है, जिसको लेकर दिल्ली पूरी तरीके से तैयार है। अगर हम सुरक्षा की बात करें या ट्रैफिक की या फिर VVIP मूवमेंट के रूट डाइवर्जन या उनको लेकर जो उनकी सुरक्षा को लेकर जो एक पूरा रूट मैप तैयार किया गया है, उसको लेकर दिल्ली पुलिस ने पूरी तैयारी कर ली है। दिल्ली पुलिस के साथ पैरामिलिट्री फोर्सेज और दूसरी एजेंसियां भी पूरी तरीके से अलर्ट है। किसी भी तरह से सुरक्षा में चूक होने की कोई भी कवायद नहीं है। इस वक्त हम नई दिल्ली पुलिस स्टेशन है, पार्लियामेंट स्ट्रीट में, जहां पर ये विक्रांत वकील है जो दिल्ली पुलिस ने G20 के लिए नई दिल्ली में इसको डिप्यूट किया है। ये वो वकील है जो किसी भी तरीके का कोई भी जो यहाँ पर किसी तरीके की अगर कोई भी भगदड़ या कोई हंगामा या किसी तरीके का प्रोटेस्ट होता है, उसको निपटने के लिए ये जो विक्रांत है ये पूरी तरीके से तय। इसमें तरह तरह के इक्विपमेंट्स हैं जो हमें रिंकू यादव जो कि इस विक्रांत के बारे में हमें पूरा बताएंगे। रिंकू, G20 के लिए दिल्ली पुलिस पूरी तरीके से तैयार है। पूरी तरीके से आप लोग तैयारी कर रहे हैं। कई महीनों से G20 को लेकर रूट मैप तैयार किया जा रहा है, सिक्योरिटी को लेकर एक एक पॉइंट को चेकआउट किया गया है, जिससे कि प्रगति मैदान तक किसी तरह की कोई गड़बड़ी ना हो। कई VVIP डेलीगेशंस हैं, कई लोग आ रहे हैं। 9-10 दिल्ली के लिए और खासतौर से देश के लिए एक आन की बात है, मेजबानी कर रहा है। तो ये विक्रांत जो है, ये जो गाड़ी है पूरी तरीके से लैस है, ये किस तरह से प्रगति मैदान के पास डिप्यूट किया जाएगा, कैसे वहाँ पे लगाया जाएगा और क्या क्या इसकी फैसिलिटीज है? ये सर स्पेशली लॉजिस्टिक व्हीकल है जो लॉजिस्टिक के लिए बनाया गया है स्पेशल। अब से पहले क्या होता था, कोई भी डेमोस्ट्रेशन हो या कोई भी VIP मूवमेंट हो, फंक्शन हो, तो वहाँ पे अगर कोई लैंड ऑर्डर की सिचुएशन ऐसी पैदा होती थी तो स्टाफ तो टाइमली वहाँ मूव हो जाता, लेकिन उनके पास इक्विपमेंट नहीं होते थे ऑन ग्राउंड जिनकी ज़रूरत होती थी उनको। इस गाड़ी को विक्रांत नाम दिया गया, इसकी फैसिलिटीज क्या है? क्योंकि CCTV कैमरा दिख रहा है, लाइट दिख रही है, क्या आप हमें बताएंगे अंदर से कि ये क्या है? ये आइए, आप अंदर आइए एक बार। और विक्रांत है, ये लॉजिस्टिक वैन है, इसको पूरी तरीके से तैयार किया गया है। इसमें तमाम वो इक्विपमेंट्स हैं जो किसी भी तरीके के हंगामा या प्रोटेस्ट या कोई आकर यहाँ पर किसी तरह की गड़बड़ी करती तो दिल्ली पुलिस की जो विक्रांत है पूरी तरीके से तैयार है। मेरे विजय हिमांशु नेगी है, वो पूरी तरीके से दिखाएंगे। रिंकू, सबसे पहले यहाँ से हम शुरुआत करते हैं, यहाँ से आप मुझे बताना शुरू करें। ये सबसे पहले आप देख रहे हैं, ये जो है ये आइटम, ये टायर किलर हैं सर, जो आपने पहले भी देखा होगा किसान आंदोलन के टाइम में ट्रैक्टर से लेके आए थे। तो ऐसे पावर इंजन जो होते हैं वो उनको बैरिकेटिंग से रोकना थोड़ा मुश्किल होता है पुलिस के लिए। उसके लिए ये टायर किलर बनाए गए हैं। इनको रोड पे लगाए जाते हैं, जैसे ही कोई व्हीकल इनको टच करता है उनके टायर ब्रस्ट हो जाते हैं और टायर से स्टक हो जाते हैं। फिर उसके बाद में उसको जाम कर देते हैं, तो रोकने में काफ़ी मदद मिलती है इसकी सहायता। ये देख रहे हैं आप, ये लाउड एलर रखा है भीड़ वाली जगहों पे अनाउंसमेंट करने के लिए। कोई जलसा आता है तो उनके साथ बातचीत करने के लिए, उसके लिए इनका यूज़ होता है। तो उनमें उनको बताने के लिए, समझाने के लिए ये HHMD रखी हैं। ये कोई भी VVIP आता है तो मेटल डिटेक्टर वहाँ HHMD से हाँ सर्चिंग करके
जैसे कोई भी आता है तो उसकी प्रॉपर सर्चिंग करके और फिर क्या ये पहले यूज हो चुका है या ये G20 में ये इंट्रोड्यूस हो रहा है विक्रांत? नहीं, अभी ये इंट्रोड्यूस अभी हुआ है दिल्ली पुलिस में। इससे पहले अलग अलग मोड होते थे, सब अपने थाना लेवल पे होता था जो भी, तो उसमें यही होता था, टाइम कंजप्शन ज़्यादा होती थी और इतने में सिचुएशन थोड़ी और ज़्यादा बिगड़ जाती थी। G20 के लिए ये विक्रांत जो है ये इंट्रोड्यूस हो रहा है तमाम इन लॉजिस्टिक के साथ, जिससे कि किसी भी राइट्स को या किसी भी प्रदर्शन को रोकने में 400 पुलिस वाले पूरी तरीके से भारी पड़ेंगे। इस गाड़ी में कितने लोग मौजूद होते हैं? इस गाड़ी में 2 लोग 24 आवर मौजूद रहते हैं। उनको जहाँ भी पूरे नई दिल्ली डिस्ट्रिक्ट में एक गाड़ी है, तो जहाँ पूरे डिस्ट्रिक्ट में कोई भी ऐसी सिचुएशन होती है, मैसेज मिलते ही वो तुरंत वहाँ के लिए मूव करते हैं। ये G20 के लिए जो 9 और 10 बेहद खास है, हाई अलर्ट पे है दिल्ली, खासतौर से नई दिल्ली, तो कितने विक्रांत व्हीकल्स यूज होंगे उस दिन? और इसमें हर डिस्ट्रिक्ट में है, काफ़ी बाहर के डिस्ट्रिक्टों से भी बुलाए गए हैं, अलग अलग पॉइंट्स दिए गए हैं, उन पे डिप्लॉय रहेंगे। अभी ये व्हीकल भी उस दिन डिप्लॉय रहेगा वहीं पर। हम इस विक्रांत पे जिस पे अभी हैं, ये उस दिन कहाँ डिप्लॉय रहेगा? बिल्कुल भारत मंडपम के पास ही। बिल्कुल, उनके बिल्कुल प्रगति मैदान के गेट पे ही, वहीं पे फ्रंट में डिप्लॉय रहेगा। और इसके अलावा और भी व्हीकल्स हैं अदर डिस्ट्रिक्ट से, वो भी उसके चारों तरफ डिप्लॉय रहेंगे। सिक्योरिटी पूरी तरह से मतलब रिंकू जी, दिल्ली पुलिस पूरी तरह से तैयार है, और क्योंकि देश पहली बार मेजबानी कर रहा है G20 शिखर सम्मेलन को लेकर, तो हर किसी की नजर है और पूरी तरीके से आपकी पूरी दिल्ली पुलिस और दूसरी एजेंसी भी है कि किसी तरह की कोई चूक ना हो, क्योंकि एक देश की इज्जत की बात है, ये देश की आन और शान की बात है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। काफ़ी दिनों से पुलिस भी पूरी मेहनत कर रही है, हमारे सीनियर्स भी हमें बार बार डायरेक्शन दे रहे हैं, जो उनको लग रहा है जहाँ पे कोई कमियां हैं उनको दूर की जा रही हैं। पिछले 1 महीने से कंटिन्यू रिहर्सल चल रही हैं इसकी प्रोग्राम की, तो अब पूरी तरह से हम तैयार हैं। अभी कह सकते हैं कि दिल्ली पुलिस पूरी तरह तैयार है। तो ये था हमारे साथ रिंकू, जो बता रहे हैं कि विक्रांत G20 के लिए क्यों बेहद खास है, और जिस तरीके से सुरक्षा एजेंसियों ने भी दिल्ली पुलिस को इनपुट दिया है, वीवीआईपी डेलीगेशन, और जिस तरीके से G20 में जो बाहर के जो देश इसमें शामिल हो रहे हैं, तो किस तरीके से किसी तरह की कोई गड़बड़ी ना हो, क्योंकि खुफिया एजेंसी भी देश की अलर्ट है, और दिल्ली पुलिस पिछले कई महीनों से दिन रात बगैर सोए इस G20 की तैयारी में लगी हुई है, कि जिससे कि G20 में आए देश के बाहर के मेहमान या देश के जो दिल्ली वासी हैं, जो दूसरे लोग हैं, उनको किसी तरह की कोई भी दिक्कत ना हो। तो ये लॉजिस्टिक वैन, जिसको विक्रांत नाम दिया गया है, ये जिस गाड़ी में, जिस विक्रांत में हम मौजूद हैं, ये भारत मंडपम के बिल्कुल क्लोज में इसको डिप्यूट किया जाएगा और इसको वहां पे रखा जाएगा, और पूरी तरीके से अगर किसी तरह की कोई गड़बड़ी होती है G20 के दौरान, तो दिल्ली पुलिस पूरी तरीके से अपने लॉजिस्टिक के साथ तैयार है। इस गाड़ी की सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये सीसीटीवी और टेक्निकल इक्विपमेंट के साथ पूरी तरीके से अपडेट है, और एक साथ 400 पुलिसकर्मी इस लॉजिस्टिक के जरिए किसी भी भीड़ पर काबू पाने में सक्षम है। अपने सहयोगी कैमरामैन हिमांशु निगी के साथ मैं जावेद हुसैन, इंडिया न्यूज, दिल्ली। और अब आपको एक मैप के जरिए बताते हैं कि कैसे क्या कार्यक्रम है, किस तरह से पूरा शेड्यूल रहेगा। ये मैप जो आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसके जरिए हम आपको समझाएंगे कि क्या वो अहम डेस्टिनेशंस रहने वाले हैं, वो जगह रहने वाली हैं। पालम एयरपोर्ट, जो जहां से राष्ट्रपति और पीएम का जो प्लेन है यहां से लैंड करेगा। उसके बाद राजघाट में सभी वर्ल्ड लीडर्स गांधी जी की समाधि पर जाएंगे, और जो दिल्ली एयरपोर्ट है वहां पर डेलीगेट्स और उनकी जो टीम्स हैं वो यहां पर लैंड करेंगे। और प्रगति मैदान, जहां पर मेन वेन्यू है, भारत मंडपम बनाया गया है, G20 समिट का जो वेन्यू है वो प्रगति मैदान ही है। तो ये 4 अहम जगहें हैं जो आप मैप के जरिए अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जहां पर डेलीगेशन पहुंचेगा, उनकी टीम्स अलग जगह पर पहुंचेंगी, और उसके बाद राजघाट पर पहुंचकर जो डेलीगेशन है वो राजघाट जाएगा, और उसके बाद जो है भारत मंडपम में जो कार्यक्रम है, मेन वेन्यू है, वहां पर तमाम लोग पहुंचेंगे। और दिल्ली से हमारे संवाददाता जावेद हुसैन हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ चुके हैं, और कर्नल JS सोढ़ी, जो कि अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार हैं, वो भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। मेजर जनरल सुधाकर जो हैं डिफेंस एक्सपर्ट हैं, वो भी हमारे साथ हैं। सबसे पहले सुधाकर जी का रुख कर लेते हैं। सुधाकर जी, डिफेंस के लिहाज से जो तैयारियां की गई हैं, आप डिफेंस एक्सपर्ट हैं, और हम अब लगातार अपने दर्शकों को बता भी रहे हैं कि किस तरह से दिल्ली को एक ऐसे किले में तब्दील कर दिया गया है जिसको भेदना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन सा लग रहा है। देखिए मैम, जय हिंद, और बहुत धन्यवाद, आपने आपके शो में मेरे को फिर से बैक टू बैक इनवाइट किया है। जहाँ तक आप सवाल पूछ रहे हैं, ये दिल्ली के लिए पहला मौका नहीं है, इससे पहले भी कोई बार मौका आ चुका है, लेकिन ये इस किस्म का एक इंटरनेशनल इवेंट इन द बैकड्रॉप ऑफ
पैंडेमिक और यूक्रेन लड़ाई जो अभी चल रहा है और इंडो पैसिफिक में जिस किस्म की केंद्र बिंदु शिफ्ट हो चुका है, ऐसा बैकग्राउंड के साथ ये एक इवेंट सही सलामत फ्लॉलेसली कराना एक बहुत बड़ा चुनौती होता है। तो इस बैकग्राउंड और थ्रेट को मद्देनजर रखते हुए, जबकि एक्सटेंडेड स्टैंड ऑफ है चाइना के साथ पिछले 3 साल से ज्यादा, और आप देखिए पाकिस्तान के साथ हमारा क्या सिचुएशन, इंडियन ओशन रीजन में क्या सिचुएशन है, ये सारे चीजें, और म्यांमार की तरफ क्या हो रहा है, मणिपुर में क्या हो रहा है, आप सिलीगुड़ी कॉरिडोर की तरफ ध्यान ले लीजिए, डोकलम में 2017 का जो हुआ था, आज के दिन में भी ये लाइव एक चुनौती है। बांग्लादेश को एक बांग्लादेश देश की तरफ मत देखिए, उसके अंदर दुश्मन कैसे घुस गया है, इस नजीरा की तरफ आप देखिए। सो ये जो थ्रेट्स है, इन सारे चीजों को मद्देनजर रखते हुए आज के दिन में अगर आप देखेंगे, थ्रेट कोई भी किस्म का आ सकता है, ग्रे जोन, हाइब्रिड थ्रेट, आकाश से आसमान से आ सकता है, आपका ग्राउंड लेवल थ्रेट हो सकता है, फूड पॉइजनिंग हो सकता है, बायोलॉजिकल थ्रेट, पैथोजेनिकल थ्रेट। तो अलग अलग किस्म के थ्रेट्स को, इसको सारे एनालाइज करके ये सब प्लान किया गया है। ये एक रात का बिजनेस नहीं है, ये काफी गहरा प्लानिंग हुआ होगा। मेरे को एक्चुअल पता नहीं है, लेकिन इसमें थोड़ा बहुत नॉलेज होने के नाते, मिलिट्री जनरल होने के नाते मैं अपने आप को अप्लाई करके कह सकता हूँ, ये करीब करीब 6-8 महीने से पहले गहराई में पॉइंट टू पॉइंट आइटिनरी के मुताबिक, रिहर्सल के बाद रिहर्सल, कंटिजेंसी प्लानिंग, ये सारे गहराई में जाके जितने सारे किस्म की चुनौती आ सकते हैं, संभावना के बाहर भी हो, इन सबको सामना करने का कहीं ना कहीं उपलब्ध हमारे पास है। और इसीलिए ड्रोन टेक्नोलॉजी की बात करिए, आप सर्विलेंस कैपेबिलिटी की बात करिए, मेरे अंदाज से हमारे पास जो सर्विलेंस कैपेबिलिटी है 24/7 एवएस, ये बिल्कुल सर्विलेंस कैपेबिलिटी मिल रहा है। कर्नल जे सोढ़ी अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मैं आपके पास लौटूंगी, कर्नल साहब से भी रिएक्शन ले लेते हैं। जे सोढ़ी जी, आप अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार हैं, आप अंतर्राष्ट्रीय मसलों को समझते हैं, और भारत से अगर हम G20 की मेजबानी भारत पहली बार कर रहा है, पूरी तरह से मेजबानी के लिए तैयार हैं, लेकिन कुछ देशों की उपस्थिति पर संशय है, उनके साथ हमारे रिलेशंस किस तरह से बेटर होंगे, आगामी समय में इस समिट से हमें क्या मिलेगा, इसको आप किस तरह से नजरिए से देख रहे हैं सर? जय हिंद सोनल जी, ये मेरा सौभाग्य कि मैं आपके न्यूज चैनल में और विख्यात को पैनलिस्ट के साथ हूं। जब से G20 बना 26 सितंबर 1999 से, तब से लेके आज तक अगर किसी देश ने प्रेसिडेंसी की है सबसे चुनौतीपूर्ण समय में, तो वो भारत कर रहा है। इस वक्त जब रूस यूक्रेन युद्ध को 500 दिन से ज्यादा हो चुके हैं, पूरी दुनिया चीन के विस्तारवाद को जान चुकी है, और कोविड के अभी तक आफ्टर इफेक्ट्स खत्म नहीं हुए, अर्थव्यवस्था हर देश की खराब हो चुकी है। इस एक तनावपूर्ण समय में भारत की प्रेसिडेंसी करना और इतने अच्छे तरह से प्रेसिडेंसी करना, ये बहुत ही गर्व और सम्मान की बात है भारत के लिए भी और हर भारतीय नागरिक के लिए भी। इस वक्त जो चुनौतियां दुनिया के सामने, उसमें G20 जैसे सम्मेलन बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे देश अपनी बात को रखते हैं, अपनी चिंताओं को जाहिर करते हैं, आपस में सलाह मशवरा करके जब वो किसी एक नतीजे पे पहुंचते हैं, उसे दुनिया की अमन शांति और दुनिया के हर नागरिक के जीवन में एक और अच्छी जिंदगी आती है। मेरे नजरिए में ये जो भारत ने 1 साल की प्रेसिडेंसी की है, ये बहुत अच्छी तरीके से की है। ठीक है, दिल्ली से मेरे सहयोगी जावेद भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। जावेद, लगातार रिपोर्ट्स के जरिए हम दिखा रहे हैं कि किस तरह की तैयारियां हैं, बेहद सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। आपके पास कोई नई अपडेट, कोई नई जानकारी जावेद? G20 के लिए बेहद खास है और दिल्ली को काफी अलर्ट पे रखा गया है, और आज मिडनाइट के बाद से पूरे जो बॉर्डर्स एरिया है उनको पूरी तरीके से सील कर दिया जाएगा। जो एसेंशियल सर्विसेज हैं सिर्फ उन्हीं को अंदर आने की परमिशन दी जाएगी, और खासतौर से जो नई दिल्ली एरिया का जो जिससे सेंट्रल जोन बनाया गया है, उस नई दिल्ली एरिया में सिर्फ एसेंशियल सर्विस के अलावा बाकी सब चीजें बंद हो जाएगी। जितने भी पॉलिटिकल दफ्तरें हैं या दूसरी ऑफिसेज हैं, उन सबको बंद कर दिया गया है। 10 तारीख तक रात के 12 बजे तक सारी चीजें बंद रहेंगी। मेट्रो की अगर हम बात करते हैं, सुप्रीम कोर्ट के अलावा जो आरके आश्रम का मेट्रो स्टेशन और पटेल चौक के, इसकी पार्किंग को पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। और जो सुप्रीम कोर्ट के पास के दूसरे मेट्रो स्टेशन हैं, वो जो प्रगति मैदान, भारत मंडपम में जो दिल्ली पुलिस के जो स्टाफ्स हैं या दूसरी सिक्योरिटी एजेंसीज है या
जो वहाँ पे स्टाफ्स हैं जिनकी ड्यूटी लगी है उनके लिए एग्जिट और एंट्री के लिए अलग से वहाँ पे प्रोविजन रखा गया है। और इसके अलावा मैं आपको बता ठीक दूं है। कि 300 स्पेशल बुलेट प्रूफ गाड़ियां मंगाई गई हैं। साथ ही पूरी तरीके से दिल्ली पुलिस के अलावा पैरामिलिट्री फोर्सेस को ठीक है तैनात किया गया है। जावेद, कांग्रेस और प्रवक्ता महिमा सिंह भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। महिमा, जिस तरह से अभी तैयारियां चल रही हैं G20 को लेकर, पूरी तरह से हम मेजबानी को लेकर तैयार हैं। आप चूंकि विपक्ष में हैं और विपक्ष इस G20 को किस तरह से देख रहा है, ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। क्या अपेक्षाएं, क्या उम्मीदें? महिमा। जय हिंद। सोनल, हमें लगता है कि आज ये स्पष्ट है पूरे विश्व भर के सामने कि जो राष्ट्रीय सुरक्षा का मसला है और जो विशेष संसद सत्र है और मणिपुर, ये तीन ऐसे मसले हैं जो अभी हाल के दिनों में हमारी सुर्खियों में छाए हुए हैं और तीनों पर आज थोड़ा थोड़ा प्रकाश डालूंगी। आप देखिए कि मणिपुर जल रहा है, 4 महीने से ऊपर हो गए हैं। विशेष सत्र बुला लिया गया है बिना विपक्ष के साथ कोई चर्चा या संवाद किए हुए, और एक नया विवाद खड़ा कर दिया है आज भाजपा ने, वो है भारत वर्सेस इंडिया का। तो G20 की हम अध्यक्षता या उसकी मेजबानी करने जा रहे हैं, ये तो एक खुशी की बात होनी चाहिए थी राष्ट्र के लिए, लेकिन अफसोस इस बात का है कि भाजपा की जो कंट्रोवर्सीज हैं, जो भाजपा की आइडेंटिटी क्राइसिस है अपने ही अंदर, उनकी जो हम समझते हैं कि इनसिक्योरिटीज हैं, उसका कोई वो अंतहीन है, जिसके चलते वो राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ भी समझौता कर रहे हैं। जबकि आज 3 साल हो गए हैं। 2020 में आपको याद होगा हमारे 20 जो जवान थे वो मारे गए थे चीन के हाथों, लेकिन उसके बावजूद भी प्रधानमंत्री ने उन्हें क्लीन चिट दी और कहा ना कोई आया ना कोई घुसा। और आज जब चीन के जो राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग यहाँ नहीं आ रहे हैं, ये एक बड़ी अनोखी बात है। अमेरिका इस बात पर निराशा जता रहा है। अमेरिका कह रहा है कि निराशाजनक है कि G20 के अंदर शी जिनपिंग नहीं पहुंच रहे। वहीं हमारे विदेश मंत्री कह रहे हैं कोई बड़ी बात नहीं है। मैं आपको बताती हूँ कि बड़ी बात क्यों है। इसलिए है क्योंकि जब से शी जिनपिंग सत्ता में है 2013 से, तब से आज तक ये पहली बार होने जा रहा है कि वो इस समिट में हिस्सा नहीं लेंगे, स्वयं हिस्सा नहीं लेंगे, और ये भारत के अंदर होने जा रहा है। ये बड़ी बात इसलिए भी है कि आपने हाल में देखा 24 अगस्त को जब ब्रिक्स के अंदर पीएम मोदी और शी जिनपिंग की मुलाकात हुई, और बल्कि उसके बाद भी हुई अनौपचारिक तरीके से जो है ब्रिक्स के बाहर भी उनकी मुलाकात हुई, लेकिन उसके 4 दिन के बाद चीन ने एक नया नक्शा जारी कर दिया जिसके अंदर अरुणाचल और अक्साई चीन को चीन का हिस्सा बता दिया, और वहीं रूस ने भी किनारा कर लिया है। तो मेक्सिको के बारे में भी खबर है कि नहीं आने वाले हैं, और 3-4 और देश हैं जिनके बारे में कोई श्योरिटी नहीं है अटेंड करेंगे कि नहीं करेंगे। तो बहुत जो है साज सज्जा हो गई है, जैसे ट्रंप के आने के समय पर हुई थी, जैसे कि स्लम्स के बाहर दीवार लगा दी गई थी, उस तरह से साज सज्जा पूरे जोरों पर है। आप ये सजावट कर सकते हैं, बनावट कर सकते हैं, दिखावट कर सकते हैं, लेकिन आप वास्तविकता को कहां तक छुपाएंगे, क्योंकि आज हम एक ग्लोबल विलेज में रहते हैं। विश्व भर में मणिपुर की सुर्खियां हैं। यूरोप का संसद हमारे बारे में, मणिपुर के बारे में चर्चा करता है, लेकिन हमारी संसद भागती है चर्चा करने के लिए। वहीं आप विशेष सत्र बुलाते हैं बिना विपक्ष से चर्चा किए हुए। महिमा, इसका जवाब हम सोडी जी से ले लेते हैं। सोडी जी, आप इसका जवाब देंगे, क्योंकि महिमा जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट मसला उठा रही हैं। देखिए, इसको लेकर क्रिटिसिज्म लगातार चल रहा है कि मुलाकात तो होती हैं, बात होती हैं, और हम एक पॉजिटिविटी की उम्मीद भी करते हैं, लेकिन कुछ जो राष्ट्र, कुछ देश जो हैं वो शामिल नहीं हो रहे हैं। इसको लेकर आप किस तरह से, क्योंकि आप इंटरनेशनल जो इश्यूज हैं उनको बहुत बेटर तरीके से समझते हैं, क्या कहेंगे इस पर? क्या आप मेरे से पूछ रहे हैं? जी सोडी जी, आप इसे सवाल है मेरा। जी सोनल जी, देखिए, जो पिछला G20 का शिखर सम्मेलन हुआ था बाली इंडोनेशिया में, उसमें 3 देश के नेता नहीं आए थे, और जो उससे पहले हुआ था रोम इटली में 2021 में, उसमें 6 देश के हेड्स ऑफ स्टेट नहीं आए थे। तो किसी देश के हेड्स ऑफ स्टेट आते हैं, कहीं नहीं आते हैं, उसमें कई कारण होते हैं, लेकिन इसका फंक्शनल तरीके से कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि जो इस G20 के शेरपाज होते हैं वो पहले सारे जो ये डॉक्यूमेंट्स होते हैं, ड्राफ्ट्स होते हैं, रेजोल्यूशन होते हैं, उसको डिस्कस करके फाइनलाइज कर लेते हैं। हाँ, साइकोलॉजिकल तरीके से जरूर फर्क पड़ता है जब कोई देश के नेता नहीं आए। खास करके दुनिया में 3 ही जियोपॉलिटिकल पावर्स हैं, वो है अमेरिका, रूस और चीन,
और तीन जियोपॉलिटिकल पावर्स में से 2 जियोपॉलिटिकल पावर्स के नेता नहीं आना एक साइकोलॉजिकल इंपैक्ट तो होता ही है। मैं एक और मिनट लेना चाहूंगा सोनल जी, जहां तक चीन का सवाल है, चीन को और रूस को अब G20 की खास जरूरत नहीं है, क्योंकि चीन ने ब्रिक्स और एससीओ को काफी मजबूत कर लिया है। हम देख रहे हैं अंतरराष्ट्रीय स्तर पे चीन को जियोपॉलिटिक्स में बहुत सफलता मिल रही है, चाहे उसने ईरान और सऊदी अरेबिया की 6 साल की दुश्मनी खत्म करा दी, चाहे वो टर्की सीरिया की बातचीत करा रहा है, चाहे उसने पैलेस्टाइन के साथ एक ठीक है। अकॉर्ड साइन किया है। बीजेपी प्रवक्ता सिद्धार्थ यादव भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सिद्धार्थ जी, हालांकि लगातार ये बात कही जा रही है कि राष्ट्राध्यक्ष शामिल हों या फिर उनके कोई प्रतिनिधि शामिल हों, बात ये नहीं है। बात ये है कि किस तरह से G20 शिखर सम्मेलन में तैयारी होती है, किन मसलों पर बात होती है और उससे हमें क्या मिलता है। आप इसको किस तरह से देख रहे हैं? महिमा जी की तरफ से भी कई इंपॉर्टेंट बातें उठाई गई हैं, कई देशों के शामिल होने पर इन्होंने अपनी बात रखी है। सोनल जी नमस्कार, और आपके सभी दर्शकों को जन्माष्टमी की बहुत शुभकामनाएं। आज भारत के लिए एक बहुत गौरवान्वित करने वाला एक क्षण है, जब पूरे विश्व जो भारत पर टकटकी लगाकर देख रहा है और देख रहा है कि कैसे पूरे विश्व के नेता वो भारत में आ रहे हैं। और ऐसे समय में जब ग्लोबल साउथ अपने आप में एक चीज बना है, जब पूरे विश्व में बहुत सी समस्याएं हैं, ऐसे समय में भारत मेजबानी ही नहीं लीडरशिप देकर के वैश्विक समस्याओं का एक समाधान के रूप में पूरे विश्व के लिए निकल कर आ रहा है। ऐसी किसी भी कॉन्फ्रेंस को आयोजित कराने के लिए सोनल जी बहुत इंपॉर्टेंट होता है वो है आंतरिक सुरक्षा, क्योंकि बहुत बड़े बड़े विश्व के जब नेता आते हैं तो उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि उस देश की सुरक्षा रहे। और मैं बड़े गर्व के साथ एक युवा होने के नाते इसको महसूस करता हूं कि एक दौर ऐसा भी था जब हम लोग स्कूल कॉलेज में पढ़ा करते थे और हमने देखा था, आए दिन हम सुनते थे, कभी यहाँ धमाका हुआ, कभी वहां धमाका हुआ। हमेशा हम एक चीज सुना करते थे, अपने कोई खाली बैग दिखे तो आप पुलिस को सूचित करें। हर जगह एक ही प्रकार का भय का माहौल, एक डर का माहौल रहता था। पर आज का भारत वैसा भारत नहीं है। इतने समय में कोई भी ऐसे आतंकी हमलों को जिस प्रकार से हम टाल पाए हैं, हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज में जिस प्रकार का कोऑर्डिनेशन है और आंतरिक सुरक्षा जो हमारी बेहतर हुई है, उसका परिणाम है कि पूरे कॉन्फिडेंस के साथ विश्व के बड़े नेता आज भारत में आ रहे हैं और वैश्विक समस्याओं पर चर्चा कर रहे हैं। और जो भारत की छवि पूरे विश्व में भी बनी है, उसका भी एक बहुत बड़ा परिणाम है कि आज आतुर होकर के हम देखते आए हैं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री के लिए किस प्रकार से अन्य विश्व के नेताओं ने बातें कही हैं। जो बाइडेन साहब कल आ रहे हैं, जब हमारे प्रधानमंत्री वहां गए थे तो उन्होंने उनसे ऑटोग्राफ मांगा था। कहीं हम देखते हैं कि कोई हमारी संस्कृति को मानते हुए कहीं पैर छूता है, कहीं कोई देश का प्रधानमंत्री कहता है कि मोदी इज द बॉस। ऐसे में जब ये सब नेता भारत पहुंचेंगे तो भारत की कही भी बात वैश्विक समस्याओं पर उसकी जो ग्रेविटी है वो बहुत महत्वपूर्ण है। जिस प्रकार से हमने हर फील्ड में अपनी लीडरशिप दी है, भले ही वो डिजिटल पेमेंट्स के लिए हो, कोविड मैत्री के समय में हमने वैक्सीन मैत्री जो की थी उसको लेकर के हो, ऐसे बहुत से फ्रंट पर भारत ने अपनी एक नई छवि पूरे देश के सामने, पूरी दुनिया के सामने रखी है, जिसका एक परिणाम हमें इस बैठक में भी देखने को मिलेगा। और जो वैश्विक समस्याएं हैं उसको लेकर के भारत की लीडरशिप में सोल्यूशंस निकल करके आएंगे। महिमा जी अपने जो कांग्रेस की साथी हमारे साथ हैं प्रवक्ता, उन्होंने भी कुछ बातें कही, मैं उसका भी जवाब देना चाहता हूं। ठीक है, समझ आता है कई बार मन कड़वा होता होगा, इतनी बड़ी चीज हो रही है और उसको लेकर के विपक्ष मैं ज्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा, पर इस प्रकार का जो उन्होंने एक बयान दिया, सुनने में आ रहा है 3-4 देश और नहीं आएंगे, ऐसा और नहीं होगा, इस प्रकार की चीजों से विपक्ष को ऐसे समय में बचना चाहिए। जो 2 देश नहीं आ रहे उन्होंने अनाउंस किया है, और ऐसा नहीं है कि देशों ने बॉयकॉट नहीं किया है। पूरा G20 साल भर चलता है, साल भर चाइना ने भी पार्टिसिपेट किया, रशिया ने भी पार्टिसिपेट किया, उनके नंबर 2 अभी भी आ रहे हैं। तो अगर हमारे फॉरेन मिनिस्टर कह रहे हैं कि बहुत बड़ी बात नहीं है, तो बहुत बड़ी बात नहीं है वास्तव में, क्योंकि कोई भी वर्किंग ग्रुप रहा हो, चाहे W20 हो, Y20 हो, हर जगह इन देशों के पार्टिसिपेंट्स रहे और G20 की मुख्य बैठक में भी रहेंगे। और ऐसा अमूमन होता है, जो हमारे भी एक्सपर्ट भी बता रहे थे कि कुछ देश पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। तो मेरा मानना है कि यह समय ऐसा है जब पूरे विपक्ष को, देश को, एक एक नागरिक को एकजुट होकर के भारत के स्वर में स्वर मिलाना चाहिए। आप जवाब देंगी, बीजेपी प्रवक्ता कह रहे हैं कि इन बातों से फर्क नहीं पड़ता, अब एकजुट होने का समय है, सबको एकजुट होकर सोचना चाहिए। भाजपा को तो मणिपुर से भी फर्क नहीं पड़ता, भाजपा को हमारी सड़क पर उतरी हुई चैंपियन से भी फर्क नहीं पड़ा था, किसानों से भी नहीं पड़ा था। तो इनका जो फर्क ना पड़ना है देश को विदित है, उसमें मैं नहीं जाऊंगी। लेकिन भाजपा के प्रवक्ता ने अभी जो बात कही कि विदेशों के प्रधानमंत्रियों के जो जेस्चर्स रहे प्रधानमंत्री के बारे में, पैर छूना या बॉस बोलना, तो दुष्यंत कुमार जी ने भाजपा के प्रवक्ता जैसे लोगों के लिए ही कहा है कि मसलहत आमेज होते हैं सियासत के कदम, मसलहत आमेज होते हैं सियासत के कदम।
तू न समझेगा अभी, तू अभी नादान है। तो ये दुष्यंत कुमार जी की कालजयी पंक्तियां हैं, जिसमें ये वो किसको बॉस कहा जा रहा है, किसके पैर छुए जा रहे हैं, वो भी सबको विदित है। तो ये बताने की आवश्यकता भारत के नहीं है। लेकिन अभी जो प्रधानमंत्री बातें थे, उन्होंने भारत कही, के अभी प्रधानमंत्री उन्होंने थे। देखिए, मैंने हस्तक्षेप नहीं किया था, हस्तक्षेप न किया करें। अभी मैंने जो बात कही थी बिल्कुल जिम्मेदारी से कही थी कि बहुत से और देशों की तरफ से भी ऐसा अभी कंफर्मेशन नहीं आया। मैं आपको सूची बता देती हूँ। इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट की तरफ से अभी कोई कंफर्मेशन नहीं आई है। इटली के प्रेसिडेंट की तरफ से लेकिन वो लगातार ये बात कह confirmation रहे हैं नहीं कि आई इससे है। फर्क नहीं पड़ता। मेक्सिको का मैंने इससे आपको फर्क बताया, नहीं पड़ता। वो यूरोपियन कह रहे यूनियन हैं के कि इस लीडर्स बात की, से कोई फर्क नहीं पड़ता महिमा। वही तो हमने कहा, उन्हें तो मणिपुर से भी फर्क नहीं पड़ता। उन्हें हमारे देश की स्त्रियों की, बेटियों, माओं की अस्मिता लुटती रहे, उन्हें फर्क नहीं पड़ता। इस देश के हजारों किसान मर जाएं, उन्हें फर्क नहीं पड़ता। उनके अजय मिश्र टेनी केंद्रीय मंत्री होते हुए रौंद डालें किसानों ठीक है, को, सिद्धार्थ उन्हें फर्क सिद्धार्थ नहीं सिद्धार्थ पड़ता। कुछ कह रहे हैं, उनके महिमा अपने सुन लेते हैं। मंत्री बलात्कार करते रहे ठीक है। बेटियों का, उन्हें फर्क नहीं पड़ता। भाजपा को फर्क मैं नहीं जवाब पड़ता। देता हूं। देखिए, भाजपा को देखिए, फर्क कुछ पड़ता बात है। स्पष्ट आज है। भाजपा डरी हुई है विपक्ष से। भाजपा को फर्क पड़ता है आज इंडिया नाम से, मैं जबकि जवाब इंडिया दे देता शाइनिंग हूं। इन्हीं सुनो का जी, था, मैं जवाब दे मेक इन देता हूं। इंडिया इन्हीं का ये था। तो आज इनको फर्क महिमा पड़ता जब है सुनिए ना, जवाब क्योंकि सुनिए नहीं तो आज अब बौखला आप गए हैं, बोलती आज रहेंगी तो भन्ना जवाब गए नहीं सुनेंगी तो हैं, कैसे और अभी होगा? देखेंगे आप अब आपने भन्नाहट। कुछ बोला है, उसका जवाब सुनिए। अब आपने बोला है, जवाब सुनिए। देखिए सोनल जी, ये तो एक रैंट हो गया, एक ऐसा रट लिया है विपक्ष ने कि हमें कुछ बातों पर बोलना है, यही बोलना है। मणिपुर पर जब चर्चा करनी थी तो पूरा सदन आपने हाईजैक कर रखा था, तब तो आपने चर्चा होने नहीं दी। किसी भी विषय पर, महिला सुरक्षा पर हम जब चर्चा करते हैं, हम भी राजस्थान की बात करते हैं, बंगाल की बात करते हैं, आप नहीं करते चर्चा। हम भी ऐसे नेताओं की बात करते हैं। आए दिन कांग्रेस के नेता, कोई बलात्कारी है, कोई कहीं कहीं किसी में फंस रहा है। अभी एनएसयूआई के प्रदेश के अध्यक्ष राजस्थान के वो एक छात्रा के बलात्कार में आज ही पकड़े गए। ऐसी रोज घटनाएं हैं, पर इस पर चर्चा करेंगे। आज देश के लिए क्या दिन है वो सोचिए आप। आज क्या है, आज तिरंगे की क्या ताकत है पूरे विश्व में। सोनल जी, मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। कई बार गर्वान्वित महसूस होता है भारतीय होने के नाते। जब रूस और यूक्रेन का युद्ध हो रहा था तो और देशों के जो छात्र वहां फंसे हुए थे, जिसमें पाकिस्तान के छात्र भी थे, वो अपनी बसों के आगे तिरंगा लगा करके जा रहे थे, क्योंकि उनको पता था तिरंगा लगा रहेगा तो कोई, ये दोनों ही देश हम पर हमला नहीं करेंगे। ये हमारे देश की ताकत है, ये तिरंगे की ताकत है। ठीक है, इसको भी ये हमें बहस पहचानना तो पड़ेगा। अंतहीन है। अब महिमा भी इस पर अपना जवाब सोना देंगी, जी, लेकिन मेरे पास गलत बातों वक्त की को कमी है खामोशी- और इसके चलते मैं आप सभी मेहमानों का शुक्रिया अदा करती हूँ। G20 को लेकर देखिए, भारत पूरी तरह से तैयारी में है। मेजबानी के लिए हम पूरी तरह से तैयार हैं, चाहे हम सुरक्षा के इंतजामात की बात कर लें या फिर मेहमानों की जो खातिरदारी है उसकी बात कर लें। पूरी तरह से दिल्ली तैयार नजर आ रही है। अब देखना ये होगा कि G20 के इस समिट में भारत को क्या हासिल होता है, भारत अपनी मेजबानी को किस फ्रंट पर किस तरह से प्रस्तुत करता है। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फौरन होंगे हाजिर।